तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल एसकेएम स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। यहाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सामने आई है। यहाँ पर देखिए हम क्या बात करने वाले हैं, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान। क्या बात करेंगे? कक्षा 12 भौतिक विज्ञान 2023 मॉडल पेपर पर आधारित प्रश्न। क्या 2023 मॉडल पेपर पर आधारित प्रश्न, जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, और आपके एग्जाम के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो 95% है कि आपका यही प्रश्न एग्जाम में मिलने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको क्या मिलेगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों? पीडीएफ आपको मिलेगी एसकेएम स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 95% आने वाले प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या है कि सभी जगह क्या है, जो चुंबकीय क्षेत्र है क्या है, समान है। ठीक है, तो किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन है क्षेत्र के लंबवत दिशा में, किसमें? क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है। क्या करता है? प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन का पथ होगा, तो इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा? ध्यान दीजिएगा, वो कैसे प्रवेश कर रहा है? वह लंबवत प्रवेश करता है। ठीक है, तो क्षेत्र के क्या लंबवत प्रवेश करता है। ठीक है, तो उसका जो पथ होगा कैसे होगा? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। तो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। पहला ऑप्शन क्या है? परवलयाकार, दूसरा दीर्घ वृत्ताकार, तीसरा वृत्ताकार, चौथा सरल रेखी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका निकल कर आएगा मेरे प्यारे बच्चों, दीर्घ वृत्ताकार। क्या आएगा? दीर्घ वृत्ताकार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र बी में, किसमें? चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में वेग v से गतिमान, किससे? वेग v से गतिमान आवेश q के एक कण पर लगने वाला बल F है। तो आवेश q के एक कण पर लगने वाला बल है F, क्या है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर q अपान v इंटू बी, या v क्रॉस बी, या वेक्टर b क्रॉस वेक्टर b अपान q, या q इंटू वेक्टर b क्रॉस वेक्टर b, या v इंटू q इंटू b। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर आंसर आपको देखने को मिलेगा q इंटू वेक्टर v इंटू वेक्टर b। ठीक है, आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए ये भी है। नेत्र लेंस की प्रकृति होती है, तो नेत्र लेंस की प्रकृति कैसी होती है? यहाँ 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी कैसा देखिए, अभिसारी, अपसारी, अभिसारी तथा अपसारी, या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका आंसर आपको निकल कर आ जाएगा अभिसारी। क्या आ जाएगा? अभिसारी। ठीक है, तो इस तरीके का प्रश्नों को आपको अच्छी तरीके से पढ़ते रहना है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? एक प्रकाश की किरण, मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण है, ठीक है, वायु से जल में प्रवेश करती है। किसमें? वायु से जल में प्रवेश करती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित रहेगा? इसमें क्या है जो अपरिवर्तित रहेगा? 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, वेग, आयाम, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आवृत्ति। क्या हो जाएगी? आवृत्ति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब एक प्रकाश किरण, ठीक है, जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है, तो उसकी, ठीक है, उसकी क्या हो जाता है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपको हम देखने को बता रहे हैं। तरंग दैर्ध्य कम हो जाती है, तरंग दैर्ध्य बढ़ जाती है, आवृत्ति बढ़ जाती है, न तो तरंग दैर्ध्य न ही तरंग दैर्ध्य बदलती है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, न ही आवृत्ति बदलती है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल गए हैं। तो जब देखिए, जब कोई प्रकाश किरण अगर कांच है, पहले क्या है, कांच में से वायु से कांच में जाती है। मान लीजिए ये हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कांच है। ठीक है, ये क्या है? कांच है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई प्रकाश किरण अगर इसमें आ रही है, ठीक है, तो आ रही है, तो ये अपने मार्ग से क्या होती है? अभिलंब की ओर क्या होती है? अभिलंब की ओर क्या होती है? झुक जाती है। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो तरंग दैर्ध्य यहाँ पर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो क्या हो जाता है? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तरंग दैर्ध्य कम हो जाती है। क्या हो जाता है? तरंग दैर्ध्य कम हो जाता है। चलिए आगे आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपके लिए, क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए। किसकी? क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्रांतिक कोण की परिभाषा देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, सघन माध्यम में, मान लीजिए क्या है हमारा, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, क्या, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में, क्या, जिसके लिए विरल माध्यम में कोण जो है 90 अंश हो, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, जिसके लिए क्या हो, जो एंगल है क्या हो, 90 डिग्री हो, वो क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी आपके लिए है। अगला क्वेश्चन देखिए, अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए। किसकी? अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा आपको देना है मेरे प्यारे बच्चों, और आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। ठीक है, और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं, और आपको यहाँ से हमारे साथ अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है। ठीक है, लेंस के मुख्य अक्ष पर, मान लीजिए कोई हमारा लेंस है, उस लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु, क्या, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिससे उसकी ओर केंद्रित होती हुई, जिससे क्या होता है, उसकी ओर केंद्रित होती हुई प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात उसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। ठीक है, इसे F2 से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या कर रहा है कि मान लीजिए कोई हमारा लेंस का मुख्य अक्ष वहाँ स्थित बिंदु है जिससे उसकी ओर केंद्रित हुई प्रकाश किरणें, यदि हम मुख्य अक्ष के बिंदु की ओर केंद्रित होती हुई जो प्रकाश किरणें हैं लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होती हैं, उसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। इसे F2 से प्रदर्शित करते हैं। किससे? F2 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, कला संबद्ध स्रोतों से आप क्या समझते हैं? किससे? कला संबद्ध स्रोतों से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो चलिए आगे आपको बताते हैं, ऐसे दो स्रोतों को, किसको? ऐसे दो स्रोतों को जिनके बीच क्या, कलांतर सदैव क्या रहता है? नियत रहता है। क्या रहता है? कलांतर क्या रहता है? सदैव नियत रहता है, कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, दो कला संबद्ध स्रोतों से, किससे? दो कला संबद्ध स्रोतों से हम अस्थायी व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त कर सकते हैं। क्या? अस्थायी व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे स्रोत किसी भी युक्ति द्वारा एक ही स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? ऐसे स्रोत क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? एक ही स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको अच्छी तरीके से ध्यान हो और इसको अच्छी तरीके से लिख लेना है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में, किसमें? प्रकाश विद्युत प्रभाव में संस्तब्धा, क्या, संस्तब्धा विभव का यानी कि अंतक का वोल्टेज से क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव में, किसमें? प्रकाश विद्युत प्रभाव में P1 के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? P1 के सापेक्ष P2 ऋण विभव को, किसको? P2 ऋण विभव को, जिस पर प्रकाश का विद्युत धारा शून्य हो जाती है। क्या हो जाता है? जिस पर प्रकाश का जो विद्युत धारा है क्या हो जाता है? शून्य हो जाती है, संस्तब्ध विभव या निरोधी विभव कहलाता है। ठीक, क्या हो जाता है इसमें? विद्युत धारा क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अर्धचालक क्या होता है? अर्धचालक क्या होता है? किसी एक अर्धचालक का नाम लिखिए, अर्धचालक क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वे ठोस पदार्थ, क्या, वे ठोस पदार्थ जिनकी वैद्युत चालकता चालकों से कम परंतु अचालकों से अधिक होती है अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है, यानी वे ठोस पदार्थ जिनकी वैद्युत चालकता क्या होती है? चालकों से कम परंतु अचालकों से अधिक होती है अर्धचालक कहलाते हैं। उदाहरण क्या हो जाएगा? जर्मेनियम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फोटोडायोड में पीएन संधि डायोड किस प्रकार से संयोजित किया जाता है? यानी अगर हम फोटोडायोड की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो फोटोडायोड में पीएन संधि डायोड जो है यह किस प्रकार से संयोजित किया जाता है, इसका क्या उपयोग होता है? ठीक है, तो चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। तो फोटोडायोड क्या होता है? प्रकाश संवेदनशील अर्धचालक से बना पीएन संधि डायोड है। क्या है? फोटोडायोड क्या होता है? प्रकाश संवेदनशील अर्धचालक से बना पीएन संधि डायोड है, जो उत्क्रम
अभिनति में कार्य करता है। किसमें? उत्क्रम अभिनति में कार्य करता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, इसको अच्छी तरीके से लिख लेना है। चलिए आगे आपको बताते हैं। और यहाँ पे फोटो डायोड का जो उपयोग होता है प्रकाश संसूचक के रूप में प्रकाश संचालित कुंजियों तथा कंप्यूटर पंच कार्डों आदि के पढ़ने में किया जाता है। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए। तो क्वेश्चन क्या है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5000 एंगस्ट्रॉम। अगर हम आपसे पूछे मेरे प्यारे बच्चों, एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, यहाँ पर आपकी ये लिए होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है। ठीक, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 5400 एंगस्ट्रॉम क्या करा है, 5400 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का विकिरण एक धातु पर गिरता है। किस पर गिरता है? एक धातु पर गिरता है जिसका कार्यफलन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितना है? 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा तथा उसका निरोधी विभव ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है यहाँ पर? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा तथा उसका निरोधी विभव आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं और आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या है, यहाँ आपका लैम्डा बराबर क्या होता है, 5400 एंगस्ट्रॉम। क्या? 5400 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, बराबर इसको अगर मीटर में हम चेंज करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों 5400 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 5.4 इंटू 10 की पावर -7 मीटर, क्योंकि यहाँ से देखिए 1 2 यानी कि 1 2 3 3 आपको इधर चला आएगा +3, तो यहाँ पे +3 में से -10 करेंगे तो -7 मीटर आपका आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तथा इसमें क्या दे रखा है, तथा ध्यान दीजिएगा और क्या दे रखा है, तथा कार्यफलन क्या दे रखा है, कार्यफलन। ठीक है, तो कार्यफलन कितना दे रखा है इसके बारे में आपको बताते हैं। तो कार्यफलन W बराबर क्या हो जाएगा, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 1.9 इंटू क्या हो जाएगा, 1.9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे आपको देखिए 1.9 है, इलेक्ट्रॉन का मान इतना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा कितना हो जाएगा, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 3.04 इंटू 10 की पावर -19 जूल। ठीक है, ये आपका ये हो जाएगा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, उत्सर्जित क्या, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा। ठीक है, क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा। ठीक है, यानी कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, ई के क्या, ई के बराबर hc/λ इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -W। ठीक है, तो यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा 6.6। ठीक है, H का मान होता है इंटू 10 की पावर -34, ये आपका H का मान होता है इंटू, अगर हम C की बात करें, C का मान आप सभी लोग जानते हैं 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये आपका ई का मान होता है। नीचे अगर लैम्डा की बात करें, लैम्डा बराबर क्या होता है, 5.4 इंटू 10 की पावर -7। ठीक है, ये आपका लैम्डा का मान हो जाएगा। बराबर अगर इसको हम सॉल्व करते हैं यानी माइनस में, अब देखिए माइनस में क्या आएगा, 3.04 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, -19। ठीक है, तो ये आपका किसका मान हो जाएगा, कार्यफलन W का मान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूले सबने सारे मान को रख दिया। H का मान 6.6 इंटू 10 की पावर -34 इंटू C का मान 3 इंटू 10 की पावर 8 और W का मान क्या है, 3.04 इंटू 10 की पावर -19 अपान 5.4 इंटू 10 की पावर -7। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। अब देखिए अगर हम बात करें आगे की, आगे देखिए क्या हो जाएगा, अगर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तो आगे इसको अगर सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आएगा 6.6 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है, 10 की पावर 8 अपान में क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आपका मिलेगा। ठीक है, इतना आपको मिल जाएगा 6.6 इंटू 10 की पावर -34। ठीक है, क्या मिलेगा, 34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -4 अपान क्या मिलेगा, 5
इंटू 10 की पावर -7, ठीक है। क्या मिलेगा 5 इंटू 10 की पावर -7, ठीक है। हमने यहाँ पे आपको 5 ही ले लिया, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं, आगे देखिए क्या हो जाएगा। आगे इसको हम सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या आएगा 3.96 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है, अपान 5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 3.96 इंटू 10 की पावर -19, कितना आएगा 3.96 इंटू 10 की पावर -19। और अब देखिए अगर हम इसमें देखिए, अगर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम अगर निकालना हो तो 3.96, अगर हमें इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना हो 3.96 इंटू 10 की पावर -19 अपान 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको हम सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कितना आएगा 2.475, क्या 2.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों टोटल। तो इस तरीके से इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है मेरे प्यारे बच्चों, आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।